हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज मुकेश और आज हम बात करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की, जो आपको ना केवल ग्रेड फर्स्ट में काम आने वाले हैं बल्कि रीट में भी काम आने वाले हैं। और इन जनरल आपको यूजीसी या एनटीए नेट में भी काम आएंगे। सो हियर वी गो। हम आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि डिटेल में पढ़ें, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितने भी पढ़े उनको डिटेल में पढ़ें। ओके, सो हियर वी गो। हम सबसे पहले बात करेंगे एलेगरी की। अल्फाबेटिकली है। एलेगरी जो वर्ड है ये लेटिन एलेगोरिया से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है कुछ और इम्प्लाई करना, कुछ और, मतलब कह आप कुछ रहे हैं और उसके थ्रू आप वर्ड कुछ और उसके थ्रू आप इम्प्लाई कुछ और कर रहे हैं, है ना। तो इसी से ही अगर अपन देखें तो एलेगरी जो है एक सिंपल स्टोरी होती है जिसमें एक लार्जर जो पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सोसाइटी के बारे में या ह्यूमन नेचर के बारे में। और इस कहानी के जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे में रिप्रेजेंट रियल लाइफ फिगर्स। का मतलब है कि हो सकता है आप जो बात इनडायरेक्टली कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी। उसमें जो कैरेक्टर हैं वो रियल लाइफ कैरेक्टर की कॉपी या उनसे इंस्पायर्ड हो, है ना। जैसे कि अपन एनिमल फार्म की बात करते हैं। एनिमल फार्म जो है जो कि जॉर्ज ऑवेल का नोवेला है, उसको भी एक मॉडर्न डे एलिगरी माना गया है, जो कि एक्चुअली रशिया में जो जार का शासन खत्म करके जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाई गई थी उसके ऊपर एक्चुअली है, और उसके जो नुकसान है उसके बारे में बात करती है। लेकिन वो बात जो है वो एक्चुअल फिगर्स के नाम नहीं लिए जाते हैं कि जार उसमें नाम लिया जाए या उसमें लेनिन का नाम या जो भी नाम लिए जाए, लेकिन यहाँ पर जो नाम लिए जाते हैं वो किसके हैं? एनिमल्स के हैं। और उनके थ्रू बात जो है वो क्या कही जा रही है कि टोटलिटेरिज्म जो है उसके नुकसान क्या हैं। किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर पावर दे दी जाए अंधा होकर, अंधभक्त बनकर, उसके नुकसान क्या हैं। एंड डोंट टेक दिस वर्ड अंधभक्त एज in context of India. I'm neutral. So sometimes situations in the story may echo stories from history or modern day life without ever explicitly stating this connection. मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको बताया अभी, वो एग्जांपल यहाँ पर भी लागू होगा इस बात पर भी कि एनिमल फार्म में आपको कहीं भी ये नहीं कहा गया कि नेपोलियन जो है वो कौन है, जो पिग है वो एक्चुअल लाइफ में कौन था, या जो अपना एनिमल फार्म के पहले जो फार्म्स का मालिक जो था वो एक्चुअली जार था या नहीं था। तो इस बारे में हमें साफ साफ नहीं कहा जाता है, लेकिन हम लोगों को उसको पढ़ने से पता लगता है कि हाँ भाई ये बात चल रही है। तो एक्चुअली एलेगरी जो है इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ विजुअल इमेज और स्टोरी विद अ सेकंड हिडन मीनिंग, आप ऐसा बोल सकते हो। नाउ एलेगरीज जो हैं उसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि दे आर सिमिलर टू मेटाफोर्स। मेटाफोर से के समान होती है। मेटाफोर छोटा होता है और एलेगरीज बड़ा मेटाफोर आप ये बोल सकते हैं, है ना। बिकॉज इन मेटाफोर एज वेल वी मेक कंपैरिजन टू समथिंग एल्स। हालांकि डिफरेंस क्या है? एलेगरीज आर कंप्लीट स्टोरीज इन देमसेल्व्स विद कैरेक्टर्स, व्हाइल मेटाफोर्स जो हैं वो छोटे ब्रीफ फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो एक लाइन या दो लाइन में आ जाते हैं। ईसोप जो है उसकी फेबल्स, फॉक्स ऑन द ग्रेव, इस तरह के एलेगरी के एग्जांपल हैं जो आगे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। ह्यूमन ग्रिड और वैनिटी लिखा हुआ जो है उसकी कहानी है। और आज जो है मैंने आपको बताया भी, जॉर्ज ऑवेल जो है उसका जो नॉवल है, सैटिरिक नॉवल है एनिमल फार्म, उसको भी एलेगरिकल डिपिक्शन माना गया है। टोटलिटेरियन स्टेट जो है, मतलब जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में पावर दे दी जाए, सत्ता का केंद्र एक व्यक्ति बन जाए, उसके बारे में बात करता है। एक्चुअली रशिया के बारे में बात करते हैं ना। तो बात थी आपकी एलेगरी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल डिवाइस की, एलिट्रेशन की। सिंपल मैंने इसलिए बोला बिकॉज कॉमन है बहुत ज्यादा। एलिट्रेशन जो है इट इज अ रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। आप इसमें साउंड ऐड करना चाहो तो, बिकॉज साउंड इज इम्पोर्टेंट हियर, ना कि कॉन्सोनेंट खुद। और दो रिपीटेशन जो है, ऐसा एक जनरल रूल सा बना हुआ है कि अगर हो तो अच्छा रहता है, वही एलिट्रेशन माना जाना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिए हैं बहुत सारे, आप इसमें देख सकते हैं। द फेयर ब्रीज ब्लू, प ब की साउंड आ रही है। व्हाइट फोम ब्लू, फ प की आवाज आ रही है। फ फ अगेन फ प की आवाज आ रही है ना। कॉर्डीज जो है इसमें। इसके बाद एस में स स स स की आवाज आ रही है ना।
रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है ये, बिकॉज टाइम है इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं इसको। अगेन स्काई एंड द सी एंड द सी इन द स्काई, ये राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से लिया गया ऑलरेडी, ये भी सौ की साउंड आ रही है, इट्स एलिट्रेशन। एंड अल्फ्रेड टेनिसन जो है उसकी पोएम में से है ना, फ्लाई ओवर वेस्ट फेंस एंड विंडी फील्ड्स। अब देखिए इसमें जो साउंड्स हैं वो चिपक कर नहीं आ रही हैं, ध्यान देना, फॉ की साउंड 3 बार आई है इसमें, और याद रखना उस जगह पर भी हम एलिट्रेशन मानेंगे जहां पर कोई साउंड डोमिनेंट हो जाए, चाहे वो चिपक कर नहीं आ रही हो आपस में, है ना, तो भी उसको क्या मानेंगे, एलिट्रेशन मानेंगे। इस तरह से जॉन मिल्टन की जो पोएम है पैराडाइज लोस्ट, उसमें भी ये ब साउंड जो है 3 बार आ रही है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, एलिट्रेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट डिवाइस जो हम पढ़ने वाले हैं इट इज अलूजन, और याद रखना इसको एल्यूजन नहीं बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अलूजन। ओके, अलूजन जो है इट्स अ काइंड ऑफ रेफरेंस, है ना, ब्रीफ रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और प्लेस। ये मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये एक किसी पर्सन, प्लेस या इवेंट, मीनिंग आप अपने किसी भी वर्क में अगर एक पासिंग रेफरेंस दो, किसी भी व्यक्ति का नाम ले दो, किसी भी घटना का नाम ले दो, किसी भी प्लेस का नाम ले दो, और उसको एक्सप्लेन नहीं करो, पासिंग रेफरेंस मैंने इसलिए बोला है कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलूजन बोलते हैं। और ये कैरेक्टर, ये प्लेस रियल या फिक्टिशियस कैसे भी हो सकते हैं, बट एक बात याद रखना आप कि ये एस्टेब्लिश्ड होने चाहिए, मतलब पहले से। ऐसा नहीं कि आपने कोई नया खुद का ही फिक्टिशियस नाम बना के या कैरेक्टर बना के उसका नाम ले दिया और आप आगे बढ़ गए, तो फिर वो अलूजन नहीं होगा ना, वो किसी को समझ नहीं आएगा वो, बिकॉज अलूजन ऑलरेडी बहुत ही क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जिस कल्चर से आप हैं उसका कोई अलूजन अगर आता है तो आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ कि हिंदी में मैं कहूँ कि एक तू है इतना आलसी और एक भागीरथ था, और इतना बोल के मैं चुप हो जाऊं, तो एक अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति के लिए या इंग्लिश कल्चर वाले व्यक्ति के लिए ये नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा समझना कि यहाँ पर भागीरथ का मतलब क्या था, मतलब भागीरथ क्यों कहा। सो ये अलूजन होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक, डोंट एक्ट लाइक रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने रोमियो की तरह बिहेव मत करो ना। रोमियो वैसे तो हम शायद में भी कुछ लोग रोमियो जो है वो शेक्सपियर से जोड़ के नहीं देखते हैं, लेकिन रोमियो की एक इमेज दिमाग में बनी हुई है हम लोगों की, रोमियो मतलब जो लवर टाइप इंसान होता है। लेकिन हाँ, ये रेफरेंस जो है कहाँ से लिया गया है, शेक्सपियर का जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, जो कि जूलियट का एक पैशनेट लवर था रोमियो, इसलिए रोमियो को किसी को भी बोलोगे आप, इसका मतलब होगा कि ना बहुत ही प्यार करने वाला टाइप। एक छोटी सी इमेज देने की कोशिश की है मैंने, चॉकलेट वॉज हर एक्लिस हील, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज किया है, और ये भी अगर एक्सप्लेन नहीं किया जाए तो ये भी एक अलूजन हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, बिकॉज उसको पता नहीं है कि एक्लिस का मतलब क्या होता है, एक्लिस हील का मतलब क्या होता है, उसके लिए ये बात अधूरी रह जाएगी। तो अलूजन जो होते हैं वो ऑल्दो दे मेक द वर्क अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट दे ऐड टू द चार्म ऑफ द वर्क, है ना। तो और वो राइटर की उस कल्चर से जो पहचान है, या उस कल्चर से जो उसका जो नॉलेज उस कल्चर का, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलूजन इट इज अ काइंड ऑफ पासिंग रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और प्लेस व्हिच कैन बी रियल और फिक्टिशियस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टर्म पढ़ने वाले हैं, अगला फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, वो है एनाफोरा। एनाफोरा जो है मैंने आपको पॉइंट पढ़ाई है, खूब सारे में आया भी है। होता क्या है ये कि इट इज अ रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट कैन बी अ वर्ड, कैन बी अ फ्रेज, इट कैन बी अ क्लॉज, और इट कैन बी अ होल सेंटेंस एज वेल। सो ये रिपीटेशन होता है, ये रिपीटेशन कहाँ होगा, सेवरल कंसेक्यूटिव sentences or verses to emphasize an image or a concept, है ना। आप किसी चीज को अगर एम्फेसाइज करना चाह रहे हो तो आप जनरली क्या करते हैं, एनाफोरा का यूज करते हैं वर्ड्स को रिपीट करके। अब आप ये मत समझिएगा कि किसी चीज को अगर आप बहुत ज्यादा जोर देकर बोलना चाहते हैं, इम्फेटिक तरीके से बोलना चाहते हैं, तो सिर्फ एनाफोरा ही उसका एक तरीका, ऐसा नहीं है, बट एनाफोरा एक तरीका है उनमें से। तो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, आप इनको एक करके पढ़ लेना, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे we shall not flag or fail, we shall go on the end, go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the year। अब आप देख सकते हैं मैंने बोल्ड लेटर जो किए हैं, we shall रिपीट हो रहा है ना कंसेक्यूटिव लाइंस में। इसी तरह से
डिकन्स का जो टेल ऑफ टू सिटीज का जो पहला ही पैराग्राफ है, बिगिनिंग है, उसमें आप देखिए इट वॉज जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी एग्जाम्पल है एनाफोरा का। तो याद रखना ये जो एग्जाम्पल है ये एनाफोरा के अलावा भी कुछ बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो आगे आएगा, अपन बात करेंगे ना। फिलहाल मैं इस सस्पेंस को बनाए रखूंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस लाइंस हैं, हर लिटरेचर पढ़ने वाले को ये लाइंस याद होंगी, है ना। इसमें पूरी की पूरी जो सेंटेंस है, पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो लास्ट में 2 लाइंस में रिपीट किया गया है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन थी। एमिली डिकिंसन की बड़ी फेमस 4 लाइंस हैं। Mine by the right of the white election, mine by the royal seal, mine by the sign of the scarlet prison, bars cannot conceal। Now ये जेल जो है किसी भी तरह से मेरे 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 इन अधिकारों को छीन नहीं सकती। माइन को यहाँ पर एम्फसाइज किया गया है। तो ये बात थी एनाफोरा की। आगे बढ़ते हैं। एंटीथीसिस। एंटीथीसिस जो है बच्चों, वैसे मैं जितना पढ़ा है मैं इतना आपको बोल सकता हूँ निश्चिंत होकर कि एंटीथीसिस, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स, ये 3 फिगर ऑफ स्पीच जो है वो अभी भी काफी बच्चों को परेशान करते हैं। तो अपन बात करेंगे एक एक करके इनके बारे में, समझेंगे इनको ताकि हमें परेशान करना बंद कर दें। सो एंटीथीसिस जो है वो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर कॉन्ट्रास्ट करते हुए या अपोज करते हुए आइडियाज को जक्स्टापोज, आमने सामने रख दिया जाता है। ओके, और ये जो कॉन्ट्रास्ट है, इस कॉन्ट्रास्ट को वर्ड्स, क्लॉजेस या सेंटेंसेस के माध्यम से प्रकट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है, याद रखना बच्चों, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, है ना। पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में अगर ये नहीं होगा तो ये एंटीथीसिस नहीं होगा, याद रखना। और इन तीनों में भी ज्यादा कंफ्यूजन जो पैदा होता है वो एंटीथीसिस और पैराडॉक्स में ही होता है ना। पर याद रखना पैरेलल स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रही है, बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर या बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रही है और उन सेम स्ट्रक्चर्स में 2 सेंटेंस आपको दे रखे हैं मान लीजिए, उन सेम स्ट्रक्चर्स में आपको अगर कोई कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है तो वो एंटीथीसिस होगा। अब आप यहाँ देखिए, एक्सट्रीमिज्म इन डिफेंस ऑफ लिबर्टी इज नो वाइस, मॉडरेशन इन द परस्यूट ऑफ जस्टिस इज नो वर्च्यू। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ना केवल अपोजिंग आइडियाज हैं बल्कि कॉन्ट्रास्ट भी है, बल्कि पैरेलल स्ट्रक्चर भी है। देखिए, मॉडर्निज्म, एक्सट्रीमिज्म इन, मॉडरेशन इन, डिफेंस ऑफ लिबर्टी, द परस्यूट ऑफ जस्टिस, इज नो वाइस इज नो वर्च्यू। यहाँ वाइस वर्च्यू अपोजिट हो गए और यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेशन अपोजिट हो गए। 2 अपोजिट है लेकिन उसके अलावा स्ट्रक्चर देखिए आप, है ना, पैरेलल स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पर आपने बी फॉर्म का यूज किया है, उसके बाद आपने जो है कॉम्प्लीमेंट का यूज किया है और सेम वही सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। ब्रूटस जो है वो कहता है कि नोट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। सेम वही स्ट्रक्चर है, आई लव्ड सीजर लेस, आई लव्ड रोम मोर। यहाँ पर लेस मोर और यहाँ पर सीजर और रोम। अब आपको लगेगा सीजर और रोम कैसे कॉन्ट्रास्ट है? कॉन्ट्रास्ट है, सीजर इज अ पर्सन एंड रोम इज अ कंट्री। सो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, जूलियस सीजर से लिया गया है। गेटे क्या बोलते हैं, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। अब आपको स्ट्रक्चर देखने लगी होगी, लव इज, मैरिज इज। अब यहाँ पे इज जो है इसका एलिप्सिस हुआ है, खा गए हैं, जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पर रिपीट हो रहा है। राइटर्स ऐसा करते हैं, पोप ने भी ऐसा किया है। पोप का जो एग्जाम्पल है टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यहाँ पर भी इज खा गया है, ये भी एक एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। आप बाकी एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैंने आपको कहा था कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम से दोबारा आएगा, ये वापस आ गया है। देखिए यहाँ पे बेस्ट, वर्स्ट, विजडम, फुलिशनेस, बिलीफ, इनक्रेडुलिटी, है ना, लाइट, डार्कनेस। स्ट्रक्चर पैरेलल है और अपोजिट वर्ड्स हैं, आइडियाज हैं। तो याद रखना एंटीथेसिस में अपोजिंग वर्ड्स या आइडियाज होंगे और पैरेलल स्ट्रक्चर होगी, आमने सामने 2 सेंटेंसेस रखे होंगे और उनकी स्ट्रक्चर या तो पूर्णतया कंप्लीटली मिलती होगी या फिर ऑलमोस्ट मिलती होगी। वो एलिप्सिस वगैरह के कारण, एक आधी वर्ब खाने के कारण हो सकता है कि थोड़ी सी अलग लगे, अदरवाइज वो सेम होगी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम जो पढ़ने वाले हैं, इट इज कॉल्ड अफोरिज्म। अफोरिज्म आपने जब बेगन पढ़ा था या हमने जब बेगन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अफोरिज्म जो है, इट इज अ वेरी ब्रीफ सेइंग which conveys a moral and it's also a very concise statement of principle or percept given in the pointed words। याद रखना, pithy words, pointed word, कम वर्ड यूज करते हुए
अगर आप बहुत ही कम शब्दों में, मतलब अगर आप बहुत ही पॉइंटेड बात करते हुए कोई बहुत ही गंभीर बात जो लाइफ मोरल्स या यूं कहें कि कोई प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हो, आदर्शों की बात कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, अफोरिज्म बोल सकते हैं। तो ये देखिए, अब लाइफ इज शॉर्ट आर्ट इज लॉन्ग, हालांकि ये लाइफ इज शॉर्ट आर्ट इज लॉन्ग जो है ये आपको एंटीथेसिस भी लगेगा, बट सी है, एंटीथेसिस भी है, अफोरिज्म भी है, नो प्रॉब्लम। अपॉर्चुनिटी फ्लीटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, डेंजरस, रीजनिंग डिफिकल्ट, बट यहाँ पे अगर आगे का पार्ट डाल दिया जाएगा तो फिर आप इसको अफोरिज्म बोलना ज्यादा पसंद करोगे बजाय इसके कि एंटीथेसिस बोलने के। वो कहता है कि सम प्रेज एट मॉर्निंग व्हाट दे ब्लेम एट नाइट। इमर्सन बोलता है इमिटेशन इज सुसाइड। फ्रैंकलिन बोलता है कि लोस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। कम कम शब्दों में बहुत ही गंभीर और पर हाँ एक बात है कि अफोरिज्म पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एग्जाम्पल बेस्ड बनने की बजाय डेफिनेशन बेस्ड बनेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल्स में अफोरिज्म को ढूंढना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, नियर टू इम्पॉसिबल टास्क। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज अपोस्ट्रफी। अगेन जब हमने ओड पढ़े थे तो हमने अपोस्ट्रफी पढ़ा था। डेफिनेशन आप पढ़ लेना, मैं आपको इस डेफिनेशन की बजाय सीधी बता देता हूँ कि इफ अ पोएट और अ राइटर starts talking to an inanimate or dead or even an absent person. Absent person से अगर कोई बात करेगा तो हमें पॉइंट पढ़ के नहीं पता लगेगा, बट inanimate और dead person को अगर आप एड्रेस करते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपोस्ट्रॉफी बोलेंगे, है ना। ज्यादातर ओ वर्ड इसमें आता है, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है पहचानना इसको अगर आपने इसको डेफिनेशन को पढ़ लिया तो अब देखिए, डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ को एड्रेस कर रहा है वो, है ना। रोल ऑन द डार्क एंड डीप ब्लू ओशन, ओशन को एड्रेस कर रहा है ना, बायरन जो है। और सर वॉल्टर रैली जो है वो इसको डेथ को एड्रेस कर रहे हैं, ओ एलेफेंट जस्ट एंड माइटी डेथ। इसी तरह से ये जो हमने पॉइंट पढ़ी थी ओड ऑन बेशिना, उसमें देखिए पूरा ही ओड होगा तो अपोस्ट्रोफी हुआ होगा। मिस्टीरियस प्रीस्ट, ये जो है एक्चुअली प्रीस्ट जीवित होता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये प्रीस्ट एब्सेंट है और ये डेथ भी है, बिकॉज ये कहाँ पर है, ये अर्न पे बना हुआ है ना। मून को बोल रहा है यू सॉ मी, बात कर रहा है। कोई अगर बात करता है पोएट किसी से डायरेक्टली, जो इनएनिमेट हो या डेड हो या एब्सेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ये सब एग्जांपल आप देख लेना, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। नेक्स्ट इज असाइड। असाइड जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें किसी भी ड्रामा में कोई कैरेक्टर जो है वो जिन जिन दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा है उनसे बात करना छोड़कर साइड में आता है। असाइड है ना, साइड है ना, साइड में आता है और ऑडियंस को एड्रेस करते हुए बात करता है, या ऑडियंस को एड्रेस करते हुए नहीं बोल सकते आप, ऑडियंस की तरफ मुंह करके बात करता है ना। और बाय जनरल ट्रेडिशन आप ये बोल सकते हो कि दिस स्पीच इज अनहर्ड बाय द कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, है ना। हैमलेट में a little more than kin and less than kind, मैकबेथ में time though anticipatest my dread exploits। ये एग्जांपल्स हैं किसके, असाइड के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट वन इज असोनेंस। असोनेंस और एलिट्रेशन जो है उसमें एक समानता और एक असमानता है। समानता ये है कि रिपीटेशन होता है, असमानता ये है कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं और यहाँ पर जो है वाउल साउंड्स रिपीट होती हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो वाउल साउंड किसी वर्ड की बिगिनिंग में हो, वो वर्ड के बीच में भी हो सकती हैं, इट डजंट मैटर। एग्जांपल देखिए, फ्लीट, फीट, स्वीप, ई साउंड, स्लीपिंग, गीक्स, पूरे में ही ई की आवाज है। हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, मेलो वेडिंग बेल्स, तीन बेल्स, चार, ई है लिखा हुआ और एक ही साउंड रिपीट हो रही है। हियर द स्मॉल fields pause where the chalk wall falls to the foam and its tall ledges, o की साउंड रिपीट हो रही है, it's called assonance। ऑटोबायोग्राफी जो है it's a story of a person written by himself or herself, है ना, एंड उसके खुद के द्वारा लिखी की कहानी है ना। और इसमें एक चीज याद रखना, इंट्रोस्पेक्शन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, पूरी जीवन की कहानी होती है, इंट्रोस्पेक्शन इसमें होता है, मतलब कि आपने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया जग में, है ना, सब बातें इसमें आती हैं। गांधी की स्टोरी जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ,
और नीरज चौधरी जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, दीज आर सम फेमस एग्जांपल्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटोबायोग्राफी और एक टर्म होती है मेमोir, MEMOIRS, मेमोir ऑटोबायोग्राफी से काफी मिलता जुलता है। और याद रखना कि ऑटोबायोग्राफी में इंट्रोस्पेक्शन होता है और पूरी लाइफ की कहानी होती है, क्योंकि मेमोयर में खुद की कहानी होती है लेकिन इंट्रोस्पेक्शन होना जरूरी नहीं है, और पूरी लाइफ की कहानी ना होकर वो लाइफ के कुछ हिस्से की या किसी एक पर्टिकुलर घटना की या कुछ पर्टिकुलर घटनाओं की कहानी भी वो हो सकती है। तो ये फर्क है ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर। हालांकि सुनने में दिखने में लगता है मेमोयर्स हो गए, पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है मेमोयर। दिस वाज ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अ बैलेड। सिंपल भाषा में बोलें तो बैलेड इज अ स्टोरी सॉन्ग, एक ऐसी कहानी जो आपको गाकर सुनाई जाए, है ना। हम कथा सुनाते तुमको श्री राम की, व्हाटएवर, नॉट व्हाटएवर एक्चुअली, सॉरी, श्री राम की कहानी तो व्हाटएवर हो ही नहीं सकती। तो बैलेड जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स which is generally narrative, I mean telling a story, which is also set to music, है ना। जैसे कि कॉलरीज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर, रडियर्ड किपलिंग के बैरक रूम बैलेड्स, ऑस्कर वाइल्ड का बैलेड ऑफ रीडिंग डॉल, कीट्स के ला बेल डैमसेंस मर्सी, एडगर एलन पो का ब्राइडल बैलेड, सर वॉल्टर स्कॉट के बोर्डर बैलेड्स, ये सब बैलेड के एग्जांपल हैं। और इसमें भी क्योंकि पूरी पोएम होती है तो एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ना बनकर आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखना, a narrative poem, a poem which tells us a story, है ना। Generally the story is sung। बायोग्राफी जो है, बायोग्राफी जो है एक रिटन अकाउंट होता है किसी भी पर्सन के जीवन का जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, उसके खुद के द्वारा लिखा नहीं जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, सो दिस वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ड्राइडन, जिन्होंने 1683 में 1683 में क्या कहा था बायोग्राफी को, कि इट इज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लाइव्स, किसी व्यक्ति के जीवन के का इतिहास। और ऐसा कहा जाता है कि विलियम रोपर की द लाइफ ऑफ सर थॉमस मोर जो है वो इंग्लिश की पहली बायोग्राफी थी, द लाइफ ऑफ सर थॉमस मोर। जॉनसन की द लाइफ ऑफ द पोइट्स, जेम्स बॉसवेल ने फिर जॉनसन की लाइफ लिखी, तो ये भी एक बायोग्राफी का एग्जांपल है। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स की डेफिनेशन की बात करें तो अनराइम्ड लाइंस रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर आर कॉल्ड ब्लैंक वर्ड्स। ऐसी लाइंस जिनमें राइम तुकबंदी नहीं मिल रही हो लेकिन मीटर हो, प्रत्येक लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर हो। आपको याद होगा आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्ब का मतलब अनस्ट्रेस स्ट्रेस, पेंटामीटर का मतलब 5 मीटर यानी कि 10 फीट। और अगर ऐसी लाइंस आपस में राइम नहीं करती हैं, तुकबंदी नहीं करती हैं, तो उसे ब्लैंक वर्ड्स कहा जाएगा। ओके, और ब्लैंक वर्ड्स जो है वो ड्रामा के लिए सबसे सुटेबल रहा है, बिकॉज अगर उसको आप हीरोइक कपलेट बना दोगे, अगर आप राइम करोगे तो अजीब लगेगा, क्योंकि बोलचाल में कोई भी तुकबंदी यूज नहीं करता है। इसलिए ड्रामा के लिए अनराइम्ड लाइंस बेस्ट रहती हैं, इसे ब्लैंक वर्ड्स कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्टन और सैकविल दोनों ने गॉर्बोडक नाम की ट्रेजेडी लिखी थी, उसमें पहली बार ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया गया था। बट ब्लैंक वर्ड्स को पॉपुलर बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको आता है, क्रिस्टोफर मार्लो को। और उन्होंने इतना शानदार तरीके से ब्लैंक वर्ड्स यूज किया गया था कि उन्हें उसके द्वारा यूज किए गए ब्लैंक वर्ड्स को मार्लोज माइटी लाइंस कहते हैं, मार्लो की पावरफुल लाइंस। नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपकी सिजोरा। सिजोरा जो है बहुत सिंपल टर्म है, कोई खास महत्वपूर्ण भी नहीं है, बस एक चीज याद रखना है इसमें, मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले तो आप डेफिनेशन देख लो कि एक नेचुरल पोज जो आता है लाइन में, पोएट्री हो चाहे वो प्रोज हो, अगर किसी लाइन में कोई पोज आता है तो उसको जहाँ पे आपको रुकना पड़े तो उसे सिसोरा बोलते हैं। और इसको याद रखना, आपको जो बात वो क्या है, इसको 2 स्लैंट बार्स, 2 झुकी हुई, इसको आप वर्टिकल बार्स भी बोल सकते हो, उससे व्यक्त किया जाता है। इंग्लैंड पोज आएगा यहाँ पे, हाउ आई लॉन्ग फॉर दी टू err is human, to forgive divine, know then thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man, placed on the isthmus of middle state, a being darkly wise, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्लैंट बार्स नहीं है ना कि लगाना भूल गया मैं, and rudely great। तो सिजोरा क्या है, a natural pose in the line of poetry or prose, जिसको कि 2 vertical bars, 2 वर्टिकल डंडे जो है लगाकर व्यक्त किया जाता है। इस बात को आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है
इसमें भी बहुत ज्यादा बताने को नहीं है, फिर भी आई टेल यू, हमने क्या पढ़ा था हमने, माय लास्ट डचेस। एक टाइप है लिरिक पोएम का ये, इसमें एक सिंगल पर्सन होता है जो कि पोइट नहीं होता है, वो पूरी की पूरी ऐसी स्पीच बोलता है जो उस पोएम को बनाती है। वो पर्सन जो है वो किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के ग्रुप से भी बात कर रहा हो सकता है, परंतु हमें डायरेक्टली बताया नहीं जाता कि पोइट द्वारा कि वो व्यक्ति सुन रहा है इसको। हम केवल क्लूज से ये जान पाते हैं कि ये व्यक्ति किससे बात कर रहा है। जैसे हमने माई लास्ट डचेस पढ़ा था, तो हमें क्लूज मिले तो हमें पता लगा कि जिससे बात कर रहा है वो एक एनवॉय है, एक एमिसरी है, एक राजदूत है या दूत है। तो एक चीज जो इसमें लिखने से रह गई वो ये है कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक साइकोलॉजिकल जो है एनालिसिस होता है उस कैरेक्टर का, उसके बारे में कि वो अच्छा है या बुरा है, वो कैसा था, वो कैसा है, उसके बारे में हमें पता लगता है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग को पढ़ के। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उसको मास्टर या फादर जो भी बोल लो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का माना जाता है। उसके सबसे फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स कौन कौन से हैं? माय लास्ट डचेस जो आपके सिलेबस में भी है फर्स्ट ग्रेड के, एंड्रे डेल सार्टो, अ लास्ट राइड टुगेदर, वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स, ग्रामेरियंस फ्यूनरल, ये सब उसके फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। टेनिसन ने भी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं, आपका होमवर्क हो जाएगा, आप सर्च करना नेट पे, टेनिसन के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं, इट इज एन एलिजी। ओके, तो जो एलिजी जो है अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज मेडिटेटिव पॉइंट। मेडिटेटिव मतलब जो किसी एक बहुत ही गहन और बहुत ही गंभीर मुद्दे पे कुछ सोच रहा हो या कुछ रिफ्लेक्शन प्रकट कर रहा हो, लेकिन लिरिक पोएम होती है बिकॉज इट्स पर्सनल। ये लेमेंट करती है, दुख मनाती है किसका? किसी अपने, किसी पब्लिक पर्सन, कोई फ्रेंड या लव्ड वन की डेथ का। लेकिन बाय एक्सटेंशन हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी लिरिक पोएम जो ह्यूमन मोर्टेलिटी की थीम पे बात करे कि मनुष्य जो है नश्वर हैं। जैसे आपको सुनते ही याद दिमाग में आया होगा थॉमस ग्रे की पोएम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि किसी एक व्यक्ति की मौत पे नहीं बल्कि जनरल थीम ऑफ मोर्टेलिटी की बात करती है। अगर हम बात करें तो कुछ मैंने वर्क्स के नाम दिए हैं, नाइट थॉट्स, ग्रेव, है ना, और बेस्ट नोन ऑफ दिस पोएम्स एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड 1751 में, 1741 में लिखना शुरू किया था, 42 में सॉरी, 9 साल लगे उनको ये पोएम लिखने में, लेकिन जब लिखी और लिखकर सामने आई तो कितनी पॉपुलर, कितनी अच्छी पोएम सामने आई, आप इसके गवाह हैं, तो आप पढ़ चुके हैं। पोएम सेकंड ईयर में लगती है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, एलिजी का ये एक सब टाइप देखें अगर, पेस्टल एलिजी, जिसके बारे में सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो बार। तो पेस्टल एलिजी जो है उसमें क्या होता है कि एक शेफर्ड के रूप में एक पेस्टल बैकग्राउंड में, ग्रामीण परिवेश में, जो मोर्नर्स होते हैं, चाहे वो गॉड्स हैं चाहे वो एंजल्स हैं, वो आते हैं और किसी एक व्यक्ति की डेथ को मोर्न करते हैं। याद रखना, रूरल बैकग्राउंड होगा और शेफर्ड गडरिए के भेष में रोने वाले जो लोग होंगे, चाहे वो एंजल्स हैं चाहे वो गॉड्स हैं चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो आएंगे और एक व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ को मोर्न करेंगे, दुख उसका मनाएंगे। पेस्टल एलिजी के जो एग्जांपल है मैं आपको अगर बताना चाहूँ, सबसे फेमस एग्जांपल है मिल्टन की लिसिडस, शैले की एडोनिस, आर्नल्ड की फेरेसिस। ये कुछ बहुत ही फेमस एग्जांपल हैं। मैंने आगे इनका नाम भी दिया है कि किन किन की डेथ पे लिखे गए थे। लिसिडस जो है एडवर्ड किंग की डेथ पे, शैले की डेथ पे एडोनिस, और आर्नल्ड ने लिखा था जो फेरेसिस वो आर्थर ह्यू क्लाफ की डेथ पे लिखा था। ओके, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच हमारा हम पढ़ने वाले हैं वो है एपिक। एपिक के बारे में अपन एक लाइन में बात करते हैं। एपिक जो है एक लेंदी, लंबी पोएम है। पहली बात तो नैरेटिव, कहानी सुनाती है, ऑर्डिनरली कंसर्निंग अ सीरियस सब्जेक्ट, कोई मजाक की बात नहीं चल रही होगी, बहुत ही ग्रैंड सब्जेक्ट होगा, हीरोइक डीड्स होंगे उसमें, और ऐसे इवेंट्स होंगे जो एक पूरी कल्चर या पूरे नेशन के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अपनी पर्सनल कहानी लिखी और कोई उसका महत्व नहीं होगा। रामायण, महाभारत, पूरी कल्चर, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, हीरोइक डीड्स होंगी, है ना, और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होंगे, हीरोज भी लार्जर देन लाइफ होंगे और विलन्स भी लार्जर देन लाइफ होंगे। ऐसे विलन होंगे जिनका सिर कटता है तो एक सिर और उग जाता है, जितनी बार सिर काट लो वो मरता नहीं है। ऐसे हीरो होंगे जो एक तीर से पेड़ों की लंबी कतार को काट सकते हैं, है ना। तो
इस तरह के हीरोज विलन होंगे, हीरोइक डिड्स होंगी। और याद रखना इसमें जो दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो ये है इन्वोकेशन, उसमें आप म्यूज को, गॉडेस ऑफ पोएट्री को इन्वोक करोगे, और दूसरा उसमें सुपरनेचुरल मशीनरी जो है होनी बहुत ही आवश्यक है। मतलब उसमें ऐसे कैरेक्टर या ऐसे पात्र होंगे जो ह्यूमन बींग्स ना होकर या ह्यूमन बींग से कहीं पावरफुल होंगे। इंग्लिश में आप सब लोग जानते हैं पैराडाइज लोस्ट जो है वो मिल्टन का बहुत ही फेमस एपिक है, पैराडाइज रिगेन भी है, होमर का एलियड और ओडिसी, डेंटी का डिवाइन कॉमेडी, ये सब बहुत ही फेमस एपिक्स हैं। एंड फेबल इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, और इसमें टिपिकली एनिमल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब बात करते हैं वे, है ना। एंड द पर्पस ऑफ द होल स्टोरी इन्वॉल्विंग द एनिमल्स बिहेविंग लाइक ह्यूमन बींग्स और टॉकिंग लाइक ह्यूमन बींग्स इज कन्वेइंग अ मोरल, है ना। इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, एक कोई नैतिक शिक्षा देना आपको कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ना। आपने बहुत सारी फेमस पढ़ी होंगी बचपन में 10th स्टैंडर्ड तक, लायन एंड द माउस, हेयर एंड टर्टल्स, फॉक्स एंड द ग्रेप्स, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ईसप जो हैं ग्रीक राइटर हैं वो जाने जाते हैं अपनी फेबल्स के लिए। याद रखना, नाम याद रखना क्या है इनका, ईसप। ओके, सो दिस वाज फेबल। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म इज हीरोइक कपलेट। इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ चैनल में, लेकिन यूट्यूब पे जो लोग आएंगे वो सब, या ऐप में जो लोग आएंगे सब वो चैनल वाले नहीं होंगे। सो हियर वी गो। दो राइम्ड लाइंस, अगर तुकबंदी मिल रही है दो लाइंस की, which are written in iambic pentameter are called heroic couplet। एक कपलेट सिंपल सा है, अगर वो iambic pentameter में है, अगर वो राइम कर रहा है तो उसे heroic couplet बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसे heroic क्यों कहा जाता है, because it was used in the heroic poetry of neoclassical age। neoclassical age कौन सी थी बच्चों, ड्राइडन और पोप की जो एज है उसे neoclassical age माना जाता है। और इसमें जो heroic poetry थी, heroic poetry का मतलब है poetry involving पीपल ऑफ कोर्ट, है ना, जो कोर्ट के लोग हैं, कोर्ट के लोग बोले तो जो शाही लोग हैं खासकर, उनको इन्वॉल्व करते हुए जो पोएट्री लिखी गई थी उसे हीरोइक पोएट्री कहा गया था। और इसमें ड्राइडन और पोप दोनों ने हीरोइक कपलेट का बहुत ही ज्यादा यूज किया है, इसलिए इसे हीरोइक कपलेट के नाम से जाना गया। इसी तरह से अगर अपन बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो जॉर्ज गॉर्डन बायरन का एग्जांपल जो है आपको दिया है, ये आप देख सकते हैं, 2 लाइन्स 1 and 2, और फिर देखिए 2 लाइन, ओ हु कैन टेल सेव ही हुज हार्ट हैथ ट्राइड and dance in triumph over the water wide। ये अगर आप काउंट भी करेंगे अनस्ट्रेस स्ट्रेस करके तो आपको 10 फीट मिलेंगे, और अनस्ट्रेस स्ट्रेस के पैटर्न में मिलेंगे, और दोनों में राइम भी है, तो इट इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट में मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आपने पोप के एग्जांपल देखे होंगे कुछ, है ना, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, सो ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरेंट्स ड्रिंक, ये सब जो है हीरोइक कपलेट में ही लिखे गए हैं। Now next one is hyperbole। सबसे पहले तो कुछ एक लोगों को बता दूं मैं जिनको ध्यान नहीं हो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इट इज हाइपरबली, ना कि हाइपरबोल या हाइपरबोले। हाइपरबोले तो कोई नहीं बोलता होगा इसको, बट हाइपरबोल बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने सुना है। So it is hyperbole। हाइपरबली इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एक्सजरेशन, है ना, एक बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना। एंड दिस काइंड ऑफ एक्सजरेशन इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। मतलब ये एक ऐसा एग्जैजरेशन है जिसको हम लिटरली नहीं मान सकते या मानना चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए, हियर वंस द एम्बैटल्ड फार्मर स्टूड एंड फायर्ड द शॉट हर्ड राउंड द वर्ल्ड। ये एमर्सन की लाइन है द कॉन्कर्ड हिम से। और यहाँ पे हाइपरबोली क्या है बच्चों, कि उन्होंने यहाँ पर वो शॉट फायर किए थे जो पूरे वर्ल्ड में सुने गए। आप सब जानते हैं ऐसा कोई भी शॉट नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी गोली या बंदूक से चलने वाली तो भी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से परमाणु बम भी अगर कहीं फटेगा तो वो भी पूरे वर्ल्ड में तो नहीं सुनेगा। सो इट इज हाइपरबली। मार्क ट्वेन कहते हैं कि I've seen this river so wide it had only one bank। कि ये रिवर इतनी चौड़ी है, इतनी वाइड है कि इसका केवल एक ही बैंक लगता है, मतलब दूसरा बैंक ऐसा लगता है ही नहीं। तो ऐसा तो बोलना रिवर के लिए ये क्या होगा, हाइपरबली होगा। हाँ, अगर ये ओशन के लिए बोलता तो फिर भी लगता कि हाँ ये सही है, बिकॉज ओशन का दूसरा किनारा दिखे या ना दिखे ये डिपेंड करता है, और रिवर के लिए ऐसा बोलना इट इज हाइपरबली। अब आगे जो एग्जांपल है आप खुद पढ़ लेना, ज्यादा टिपिकल नहीं है। माइल हाई आइसक्रीम, एक मील ऊंची आइसक्रीम, ये आपके मकबत से लिया गया एग्जांपल है
कि सारे अरेबिया के जो परफ्यूम्स हैं वो इस छोटे से हाथ को भी सुगंधित या खुशबूदार या नहीं बना सकते हैं, बिकॉज उससे बदबू आती है इसकी ब्लड की। सो एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको हाइपरबोलिक के बारे में कि क्यों यूज किया जाता है। इन द सेम मैनर बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस यूज किए जाते हैं इम्फेसिस के लिए, है ना, टू क्रिएट इम्फेसिस। मैं उसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति को 1 या 2 बार कोई बात बोली हो या 3 बार कोई बात बोली हो और उसको आप बोलो कि मैंने तुझे लाख बार ये बात बोल दी, तो हम सब जानते हैं लाख बार नहीं बोली है, बट लाख बार बोल दी का मतलब क्या है, सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ इतना बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया, चलो मुझे असर करना चाहिए इस बात पे। सो ये एक तरह से एम्फेसिस क्रिएट करने का, अपनी बात को एम्फेटिक बनाने का तरीका होता है हाइपरबोली। हाइपरबोली के कुछ और एग्जांपल हैं, मैं थोड़ी देर के लिए लिखता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग इन एग्जांपल्स को पढ़ सके। मैं इतना हंग्री हूँ कि मैं अभी एक हॉर्स खा सकता हूँ, पूरा का पूरा घोड़ा खा सकता हूँ। ही इज ओल्डर देन द हिल्स, किसी व्यक्ति के बारे में बात चल रही है कि पहाड़ियों से भी बूढ़ा है, मतलब कोई आदमी बहुत बूढ़ा हो उसको बोल सकते हैं ऐसा अपन, है ना। एक मैंने पढ़ा था जोक टाइप ही था, दिस जोक इज सो ओल्ड दैट लास्ट टाइम इट वाज टोल्ड बाय अ डायनासोर, है ना, कि डायनासोर जो है उसने ये जोक सुनाया था, मतलब बहुत पुराना जोक है। तो ये सब एग्जांपल्स जो हैं अगेन किसके हैं, हाइपरबोलिक हैं। खूब सारे एग्जांपल हो गए हैं, आप अपने इस वीडियो को पॉज करके भी इन एग्जांपल्स को पढ़ सकते हैं। आयरनी जो है बोलचाल की भाषा में भी हम काफी यूज करते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी आयरनी है। आयरनी होती क्या है? आयरनी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो कहा जा रहा है और जो मीनिंग है उसमें डिफरेंस हो या उसमें अंतर हो, और वो अंतर कैसा हो, लगभग ऑपोजिट, या यूं कहें कि जो एक्सपेक्टेशन हो और जो घटे उसमें अंतर हो, और वो अंतर भी कैसा, एकदम ऑपोजिट, तो वो क्या होगी, आयरनी होगी। सो डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट समथिंग अपीयर्स टू मीन वर्सेस इट्स लिटरल मीनिंग। आयरनी इज एसोसिएटेड विद बोथ ट्रेजेडी एंड ह्यूमर। दोनों चीजें जो हैं उसे संबंध है इसका, ट्रेजेडी और ह्यूमर से भी, क्योंकि ह्यूमर भी क्रिएट होता है इससे, जब अपन बोलते कुछ और मीनिंग कुछ और होता है, और ट्रेजेडी में भी अपन आगे जाके देखेंगे कि इससे ट्रेजेडी भी क्रिएट होती है, जैसे रोमियो एंड जूलियट का एग्जांपल आएगा। ये टर्म है वो 16th सेंचुरी के आसपास इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी, फ्रेंच वर्ड आयरनी से ही, IRONE, और उससे पहले लैटिन वर्ड है आयरोनिया, और सारी की सारी टर्म जो है वो एंशिएंट ग्रीक एक कैरेक्टर है जो स्टीरियोटिपिकल था, मतलब बार बार वर्क्स में आता था वो, इसको एरन नाम से जाना जाता था। वो कैरेक्टर करता क्या था कि अपनी एबिलिटीज जो है उनको अंडरस्टेट करता था, वो मतलब उनको वो कम बताता था ताकि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, या सामने वाला जो है वो कैसा आदमी है, कितना पावरफुल व्यक्ति है, क्या उसकी वर्थ है, वो जानने में उसको हेल्प मिलती थी, है ना। मतलब अपने आप को कम बताने से सामने वाला खुल के सामने बोलता था, क्योंकि उसको लगता था कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये टेक्निक एक्चुअली सोक्रेटिस की भी थी और देन लेटर प्लेटो की भी थी, कि वे अज्ञानी अपने आप को शो करते थे और जिससे कि उनके स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है वो सब बोल दिया करते थे। तो इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे अभी। तो फर्स्ट काइंड जो हम पढ़ने वाले हैं आयरनी का वो है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी को ट्रेजिक आयरनी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक राइटर जो है वो अपने रीडर्स को, मतलब जो रीडर्स हैं उसको कुछ ऐसी बात पता होती है जो कैरेक्टर्स को नहीं पता होती है ना। उदाहरण के लिए देखिए, अगर अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि कोई रीडर या कोई ऑडियंस ही मान लीजिए, कोई स्पेक्टेटर्स मान लीजिए, कोई मूवी देख रहे हैं वो मान लीजिए अपन, कि जब हमें पता हो कि जो हाईवे पे बस जा रही है वो एक ऐसे फ्री वे पे जा रही है, एलिवेटेड जो ऊंचा उठा हुआ है, जहां पर आगे कुछ बना नहीं हुआ, खाली है, मतलब जैसे ही बस ऊपर पहुंचेगी ऊंचाई पे, क्योंकि ड्राइवर को दिख नहीं रहा है, तो अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो नीचे जाएगा। लेकिन हम लोगों को ये बात पहले से पता है, हम देखने वाले उनको पहले से पता है ना। और ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ऑडियंस जो है वो एंटिसिपेशन से भर जाती है और उसके अंदर डर रहता है कि आगे क्या होने वाला है ना, और हॉरर शॉक का एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट हो जाता है। इसे ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसको रीडर्स या ऑडियंस जानती है बट जो कहानी के पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो नहीं जानते हैं। अगर अपन बात करें लिटरेचर में इसके एग्जाम्पल की, तो शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट में हम बात कर चुके हैं कि दो लवर्स जो हैं वो प्रत्येक उनमें से एक पॉइजन खा लेता है, ये मानते हुए कि दूसरे वाला पहले से ही मर चुका है।
है ना। और ये आयरनी की सिचुएशन कैसे पैदा होती है ना, कि ऑडियंस पहले से जानती है कि मरा हुआ नहीं है कोई भी, तो वो ऑडियंस चाहती है कि वो कहानी जाने, पूरी बात जाने, वो एक्शन लेने से पहले, यानी कि अपना पॉइजन खाने से पहले। इसी तरह से शेक्सपियर का जो ओथेलो है, ओथेलो में भी क्या होता है, ये होता है, ओथेलो को यागो पे पूरा ट्रस्ट है, परंतु ऑडियंस को अच्छे से पता है कि यागो अच्छा इंसान नहीं है। मतलब ऑडियंस चाहती है कि ओथेलो को पता लगे ये बात, बट ओथेलो को ये बात नहीं पता, तो इसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं, है ना। बिकॉज ड्रामा में जनरली ये घटनाओं पे आधारित है, इसलिए इसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। Now the next type is comic irony, which is a lesser known or less popular type, but ये है एक, ये आयरनी जो है कॉमेडी इफेक्ट के लिए यूज की जाती है, जैसे सटायर में होता है। हालांकि जेन ऑस्टिन जो है इस तरह की मास्टरी, इस तरह की आयरनी की मास्टर थी, है ना। नाउ इसको आप पढ़ भी लेना, लेकिन जो मेन बात है मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है उसकी फेमस जो लाइन है शुरुआत की, उसमें हमें ये पता लगता है कि मैन जो होते हैं वो वाइफ ढूंढ रहे होते हैं एक्चुअली अपने लिए, जैसे वो एलिजिबल होते हैं, लेकिन पूरे नॉवल के दौरान वो ये बात को बहुत क्लियर करती है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसका ठीक उल्टा होता है। एक्चुअली जो फीमेल हैं उनके लिए वो खुद या उनकी मदर फादर्स जो हैं, फादर जो हैं, वो लड़का ढूंढ रहे होते हैं। ये पूरे प्राइड एंड प्रेजुडिस में हमें पता लगता है। तो ये कॉमिक आयरनी है, उल्टा, मतलब जैसा है तो ड्रामेटिक आयरनी जैसी, बट ड्रामेटिक आयरनी में जो जैसा उसका नाम भी था ट्रेजिक आयरनी, ट्रेजेडी क्रिएट होती है, और कॉमिक आयरनी से ट्रेजेडी क्रिएट नहीं होती है, जैसा कि नाम बता रहा है इसका कॉमिक आयरनी है। तो ह्यूमर के लिए और कॉमेडी इफेक्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी तब होती है जब किसी भी एक सिचुएशन को लेकर या किसी एक एजेंसी को लेकर या किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन को लेकर हमें पहले से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या हो जाए, सबवर्ट हो जाए, अंडरमाइन हो जाए, मतलब हमारी वो एक्सपेक्टेशन पूर्ण होने की बजाय बिल्कुल उनका उल्टा हो जाए, है ना। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फायर स्टेशन जो है वो लोगों के घरों में या जगहों पे आग बुझाने का काम करता है, लेकिन उसमें आग लग जाए तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ये। मैरिज काउंसलर जो लोगों को डिवोर्स से बचाती है, मतलब लोगों को काउंसलिंग करती है ताकि लोग डाइवोर्स ना लें, वो डिवोर्स के लिए फाइल कर दे, पुलिस स्टेशन में डाका डल जाए। फेसबुक पे, मैं बिल्कुल मॉडर्न एग्जांपल ले रहा हूँ, फेसबुक पे कोई अगर ये अपनी पोस्ट डाले ये कहते हुए कि फेसबुक कितना यूजलेस है, तो मतलब ये सिचुएशनल आयरनी होगी कि मतलब वो उसी को यूज करके उसी के लिए बुरा बोल रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाला जो है उसका लाइसेंस जो है वो जब्त हो जाए कि क्योंकि उसने पार्किंग टिकट जो है उसका पैसा पे नहीं किया, चालान नहीं भरा है, मतलब अपने यहाँ की लैंग्वेज में बोले अगर तो और अगर अपन कहें कि पायलट जो है उसको ऊंचाई से डर लगता है, तो ये भी क्या होगा, सिचुएशनल आयरनी के एग्जांपल होंगे। ओके, लास्ट वन है वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी जो है इसमें देखिए ये सबसे सिंपल है एक तरह से देखा जाए तो, कि इसमें जो कहा जाता है उसका ठीक उल्टा नहीं निकलता है। ये आयरनी जो है हमारे रियल लाइफ में भी खूब यूज होती है ना। जब अपन किसी को बोलते हैं कि बहुत समझदार है तुम यार, है ना, तो इसका मतलब हम उसको मूर्ख बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बोलने की बहुत समझदार है तू ना। और जब किसी को बोलते हैं तेरे में बहुत दिमाग है ना, ज्यादा दिमाग है तेरे में, बोलते ना, तो ये भी एक आयरनी का एग्जांपल है, मतलब वर्बल आयरनी का एग्जांपल है, जो कहा जाए उसका बिल्कुल उल्टा हो। ये होली ग्रेल, मोंटी पाइथन एंड द होली ग्रेल जो है एक वर्क है, उसमें एक नाइट है, उसकी दोनों भुजाएं आर्म जो है वो कट गई है, और क्या कहता है, इट्स जस्ट अ फ्लैश वुंड, है ना, कुछ खास नहीं है, बस हल्का फुल्का मतलब घाव है, खरोंच है ये बोलने का ना। तो ये एक तरह से मतलब अंडरमाइन तो कर ही रहा है, वो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है जो हुआ उसका। तो वर्बल आयरनी वो होती है जहां पर कहा कुछ जाता है, उसका मीनिंग ठीक उसका उल्टा होता है। तो ये बात है आपके आयरनी की। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है लाइटोटीज। इसके बारे में मैं चैनल पे भी बात कर चुका हूँ काफी बार। तो लाइटोटीज कहाँ होता है बच्चों, आपको मैं वैसे याद दिलाऊं कि लैम्ब जो है उसका वर्क जो है उसमें आपको लाइटोटीज देखने को मिला था इन पेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। नाउ लाइटोटीज वो होता है जहां पर एक अंडरस्टेटमेंट की मदद से, अंडरस्टेटमेंट मतलब कम कम बोलते हुए किसी को, कम आंकते हुए किसी को आप कोई अफर्मेटिव या पॉजिटिव बात बोलो,
उसके नेगेटिव को डिनाई करते हुए, मतलब कोई चीज नहीं है इस बात को डिनाई कर दो तो उसका मतलब हो जाएगा कोई चीज है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सुनने में लेकिन इजी है। मतलब आप कुल मिला के बात ये है कि आपको एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव बात बोलनी है, लेकिन आप उसको बोलोगे कैसे, उसका उल्टा, उस बात का उल्टा। आपने किसी को अच्छा बोलना है, उसका उल्टा क्या हो गया, बुरा, लेकिन आप ये बोल दो कि बुरा नहीं है तो मतलब अच्छा है। तो ये लाइटोटिव होता है कि जब आप कोई बात पॉजिटिव बोलते हो उसका जो अपोजिट है उसको नेगेट करके। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट अनअवेयर का मतलब है आई एम अवेयर, नॉट बैड मतलब गुड, नो ऑर्डिनरी सिटी मतलब वेरी स्पेशल सिटी और मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिटी, नोट अनफेमिलियर मतलब फेमिलियर, नोट रॉन्ग मतलब राइट, नोट अनलाइक मतलब क्या हुआ कि वो उसके जैसा नहीं है, मतलब ऐसा ही है। शी इज नॉट द ब्राइटेस्ट गर्ल इन द क्लास मतलब स्टूपिड। हालांकि ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको अपन हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि ब्राइटेस्ट नहीं है तो क्या हुआ, ब्राइट तो हो सकती है। नहीं, ये एक फिगरेटिव भी तरीका है बोलने का कि जब आप सुपरलेटिव के पहले नोट लगा दो तो उसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इज नॉट द मोस्ट हैंडसम फेलो मतलब ही इज अगली, बोलना नहीं चाहिए वैसे, इट्स नॉट गुड, बट मीनिंग यही है इसका। तो लाइटोटिस जो है वो एक अफर्मेटिव बात बोलना, लेकिन बोलना कैसे, उसके अपोजिट के साथ नोट या नेगेटिव वर्ड यूज करके, तो क्या हो जाएगा, लाइटोटिस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो है वो है मैमवो। मैंने पहले भी कहा था आपको, इट इज मैमवो। तो मैमवो जो होता है वो ऑटोबायोग्राफी से मिलता जुलता है काफी, और मिलता जुलता इसलिए है क्योंकि ये भी खुद ही कहानी होती है, और मिलता जुलता नहीं है वो किस लिए है, क्योंकि इसमें सेल्फ डेवलपमेंट जो होता है ऑथर का एज ए ह्यूमन बीइंग उस पर जो है फोकस नहीं होता है। यहाँ पर उसके आसपास के जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उन पर फोकस किया जाता है ज्यादा, जबकि ऑटोबायोग्राफी में एक ह्यूमन बीइंग के रूप में ऑथर जो है उसका डेवलपमेंट शो किया जाता है। जैसे कि डोरिस लेसिंग जो है बहुत ही फेमस है अपने मेमोर्स के लिए, मेमोर्स ऑफ अ सर्वाइवर, याद रखना। तो ऑटोबायोग्राफी और ये मेमोर में अंतर याद रखना, क्योंकि ये काफी सिमिलर है दोनों। नेक्स्ट टर्म जो है वो है मेटाफोर। मेटाफोर सबसे कॉमन डिवाइस है यूज होने में, लेकिन पहचानने में बहुत बार धोखा खा जाते हैं हम लोग। पहले तो अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन तो ये है कि इट इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, बट द कंपैरिजन इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों है, बिकॉज इसमें लाइक और एज का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम लाइक और एज का प्रयोग कर लें फिर तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगी, वो सिमिलर हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर लाइक और एज के बिना हम कंपैरिजन करते हैं, और जो थिंग्स हैं उनमें कुछ ना कुछ आपस में कॉमन होता है। ओके, तो अपन एग्जांपल्स देखें अगर इसके, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं सीधे आता हूँ जहां पर मेटाफोर है। तो वो कह रहा है कि द स्काई इज अ स्नोटी हैंडकरचीफ। स्काई को क्या बोल दिया उसने, हैंडकरचीफ। तो वो ये नहीं कह रहा कि स्काई इज लाइक अ हैंडकरचीफ, और ये कह रहा है कि स्काई हैंडकरचीफ ही है ना। विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट जो हमारे सिलेबस में भी है, और बहुत ही पॉपुलर जो है ये एक लिरिक सॉन्ग है, लिरिक है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। दो बार मेटाफोर यूज हो रहा है यहाँ पे, स्टेज की तरह नहीं है, स्टेज ही है, और मैन एंड वुमेन क्या है, प्लेयर्स की तरह नहीं है, प्लेयर्स ही हैं। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि तरह नहीं है, ताकि आप सिमिलर इसमें कंपैरिजन कर पाओ। तो ये एग्जांपल है मेटाफोर का। आगे देखते हैं, माय हार्ट इज अ लोनली हंटर। माय हार्ट इज नॉट लाइक अ लोनली हंटर, माय हार्ट इज अ हंटर। लव इज एन एल्केमिस्ट, लव इज नॉट लाइक एन एल्केमिस्ट। ओके, नाउ मैन्स वर्ड्स आर बुलेट्स। आदमी की जो शब्द है वो बुलेट्स की तरह नहीं होते हैं, बुलेट्स ही होते हैं, है ना। अच्छा, रेन केम डाउन इन लॉन्ग निटिंग नीडल्स। अब देखिए यहाँ पर आपको इतना सीधा साधा जो है आंसर नहीं मिलेगा इसमें मेटाफोर। वो कह रहा है कि रेन जो है वो सुइयों की तरह नहीं, बिल्कुल सुई ही बनके जो है वो आई। तो यहाँ पर रेन की जो ड्रॉप्स हैं, बूंदे हैं, उनको नीडल्स की तरह नहीं बताया गया, उनको नीडल्स ही बना दिया गया, है ना। तो ये कुछ इस तरह के इनडायरेक्ट आपको एग्जांपल भी मिलेंगे मेटाफोर के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल में लैंग्वेज को क्या बता दिया इसने, रोड मैप कल्चर का, है ना। मेमोरी इज अ क्रेजी वुमन, मेमोरी क्रेजी वुमन की तरह नहीं है, क्रेजी वुमन ही है। लव इज अ वाइल्ड कार्ड। टाइम इज अ ड्रेस मेकर, टाइम जो है वो ड्रेस मेकर है।
है ना, स्पेशलाइजिंग इन अल्टरेशंस। तो पार्लिमेंट की राय है ये, और ये बता रहा है कि भाई टाइम जो है वो अल्टरेशंस कर देता है, क्योंकि वो ड्रेस मेकर की तरह है, तरह नहीं है यहाँ पे, हम बोल रहे तरह है, ये तो सीधा ही बोल रहा है कि वो ड्रेस मेकर ही है। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, एग्जाम्पल में लिख नहीं पाया इसमें, कि कई बार मेटाफोर जो है वो ओ एफ का यूज करके भी होता है। और मैं इसका आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ कि जब ऑफ ऐसी उन दो चीजों के बीच में आए, उनको जोड़े जिनका हमारी रियल लाइफ में लिटरल कनेक्शन नहीं होता कोई भी। उदाहरण के लिए मैं अगर बोलूँ कि अ ग्रुप ऑफ बॉयज, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉयज का एक ग्रुप होता है, हो सकता है ना। द साउंड ऑफ और द रोर ऑफ अ लायन, ये भी हो सकता है ना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी हो सकता है। तो ये मेटाफोर नहीं है। लेकिन ऐसे दो वर्ड्स के बीच में अगर ऑफ आ जाए जिनका रियल लाइफ में लिटिल वर्ल्ड में कोई कनेक्शन नहीं होता, उदाहरण के लिए मैं बोलूं अगर द रे ऑफ होप, आशा की किरण, क्या आपने आशा की किरण देखी है कोई कहीं से आती हुई? नहीं ना। मतलब आपको इसी तरीका बता रहा हूं मैं कि रे ऑफ होप होती नहीं है कोई भी, है ना, लिटिल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में, फिजिकल में। तो ये भी मेटाफोर है, क्योंकि उसने आशा को एक किरण की तरह बताया है, बस तरह नहीं है, वो किरण ही है एक्चुअली, है ना। अगर मैं एग्जाम्पल लूं रविंद्रनाथ टैगोर का, उनकी जो फेमस पोइम है, द पोइम का नाम दिमाग से निकल रहा है, या हेवन ऑफ फ्रीडम। तो हेवन ऑफ फ्रीडम जो है वो भी अपने आप में क्या है, मेटाफर ही है, बिकॉज फ्रीडम का कोई हेवन नहीं होता, है ना। उसके अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऑफ वाले, जैसे कि वो बोलता है कि द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, है ना, सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। डेड हैबिट्स की कोई सैंड या मिट्टी नहीं होती है ना। उसके बाद वो बोलता है कि क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, स्ट्रीम ऑफ रीजन, है ना, तर्क का झरना, कोई झरना नहीं होता तर्क का, तो तर्क को एक झरने की तरह बता दिया उसने। तो मतलब तरह नहीं बताया, हम उसको तरह बोल रहे हैं। तो ऑफ का प्रयोग करते हुए भी, और ऑफ का प्रयोग करने की पहचान मैंने क्या बताई आपको, कि जब ऐसी दो चीजों के बीच में ऑफ आ रहा हो जिनका फिजिकल या लिटरल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में कोई कनेक्शन नहीं हो आपस में, या वास्तव में वो होता ना हो, तो वो भी मेटाफोर होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए इसके। मेटोनिमी जो है, इट्स अ काइंड ऑफ मेटाफोर, जिसमें क्या होता है कि हम एक वर्ड या फ्रेज को यूज करते हैं किसके लिए, किसी ऐसी वस्तु के लिए जिससे वो क्लोजली एसोसिएटेड है ना। उदाहरण के लिए मैं अगर कहूं कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि, तो व्हाइट हाउस, वी नो दैट व्हाइट हाउस कैन नॉट से एनीथिंग, ओके, व्हाइट हाउस में रहने वाला जो व्यक्ति है, और या यूं कहें कि व्हाइट हाउस जिससे एसोसिएटेड है, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसने कुछ कहा होगा, तो उसकी जगह हमने क्या यूज कर दिया, व्हाइट हाउस यूज कर दिया हमने ना। अगर मैं रॉयलिटी यानी कि रॉयल क्लास, या यूं कहें कि किंग के लिए क्राउन वर्ड यूज कर दूं, तो भी क्या होगा, वो उससे एसोसिएटेड वर्ड है। तो मेटोनिमी जो है वो जुड़े हुए शब्दों का, जो किसी एक चीज से जुड़े हुए हो, उनका यूज करना उस वस्तु के लिए इज कॉल्ड मेटोनिमी। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर हैं। पहला एग्जांपल अपन ने व्हाइट हाउस का लिया है, ये किसके लिए यूज किया गया होगा, प्रेसिडेंट के लिए। ही राइट्स अ फाइन हैंड, अब यहाँ पर हमने हैंड राइटिंग के लिए किसको यूज कर दिया, हैंड को यूज कर दिया। पेन इज माई, ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स में से एक है कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, यानी कि जो पेन है, यानी कि लिटरेरी पावर या राइटिंग की पावर है, इट इज माइटियर और मोर पावरफुल देन स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मैंने लड़ाई झगड़ा, मिलिट्री फोर्स। द हाउस वाज कॉल्ड टू ऑर्डर, है ना, हाउस को बुलाया गया, तो मतलब हाउस को नहीं बुलाया गया, हाउस के मेंबर्स को बुलाया गया, है ना। हम हमेशा क्राउन के लिए लॉयल रहे हैं, तो मतलब क्या है इसका, कि हम किंग के प्रति क्या रहे हैं, लॉयल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज गोइंग टू बी ऑड। ऑड जो है एक शॉर्ट लिरिक पोएम होती है, जो किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक आइडिया या किसी एक इवेंट के प्रेज में लिखी जाती है ना। और अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो एंशिएंट जो ग्रीस था, उसमें ओरिजिनली ओड जो थे वो म्यूजिक के साथ गाए जाते थे, है ना। और यहाँ तक कि अगर अपन देखें तो ओड जो शब्द है ना, वो ग्रीक शब्द एडेन से आया है, इसका मतलब क्या होता है, गाना या उच्चारित करना, जैसे पोएम को अपन या मंत्र को अपन चैंट करते हैं, वैसे ओड जो होते हैं वो प्राय क्या होते हैं, सेरेमनी के रूप में होते हैं, और काफी फॉर्मल होते हैं टोन में, है ना। और अलग अलग प्रकार है ओड्स के। देखिए इस वीडियो को अपन बहुत लंबा भी बना सकते हैं, बट अपन अभी काम की बातें करेंगे सिर्फ, है ना। और एक चीज कॉमन है जितने भी ओड होंगे, कि उनकी स्ट्रक्चर जो है वो दे आर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड दे एडहियर टू पोएटिक फॉर्म्स, और मतलब वे फॉलो करते हैं पोएटिक फॉर्म्स को।
दो ओड्स की अपन बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी पिंडारिक या पिंडारिक ओड्स, है ना। पिंडारिक ओड्स जो है दे वर मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मोर एसोसिएटेड विद द एंशिएंट ग्रीक ओड्स। उनसे ज्यादा वो ओड्स है पिंडार रिलेटेड है, सॉरी। और पिंडार के नाम पे इनका नाम रखा गया है, और पिंडार जो है ग्रीक वर्ड था। तो इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार ना, कि ये ओड जो है वो कौन सा ओड है। तो ड्राइडन का जो ओड है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, वर्ड्सवर्थ का जो ओड है इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो ओड है ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये जो ओड्स हैं दे आर कॉल्ड दे आर एक्चुअली पिंडारिक ओड्स, या फिर इनको शॉर्ट में आप पिंडारिक्स भी बोल सकते हो। The second kind of ode that we are going to have a look at is Horatian ode. Horace जो है उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। It is a short lyric poem जिसको कि 2 और 4 लाइन्स के स्टैंजा में जो लिखा जाता है। लेटिन पोइट था, ग्रीक नहीं था, याद रखना, रोमन पोइट था ये होरेस। एंड these odes are actually in contrast, थोड़ा सा अलग है। किससे अलग है? पिंडारिक ओड से, जो कि बहुत ही लॉफ्टी और हीरोइक हुआ करते थे, है ना। माइकल ड्राइटन और एंड्रयू मार्वल जो है उन्होंने सबसे शानदार जो है होरेशियन ओड्स लिखे हैं। और चलते चलते एक क्वेश्चन अगर अपन बनाए तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारा जो एक रोमांटिक प्री रोमांटिक पोएट एक्चुअली थॉमस ग्रे है, उनका भी एक बड़ा फेमस ओड है, अगर आपको याद हो तो, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। अगर आप मुझे आंसर देना चाहें तो वैसे आप आंसर दे नहीं पाएंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइव क्लास, बट आई विल टेल यू कि वो एक पिंडारिक ओड है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखना। तो हम आगे चलते हैं। The next term that we are going to study is pretty easy, फिर भी एग्जाम में खासकर आरपीएससी लेवल के एग्जाम में पूछी जाती है। इट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। इसकी स्पेलिंग ही मुश्किल है बस, उसके अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओनोमेटोपिया जो है एक ऐसा शब्द होता है जो जिस साउंड को निकालता है, जो साउंड उससे आती है उस साउंड को इमिटेट करता है। ये तो होगी टेक्निकल बात। अगर अपन बात करें इजी, तो आप याद रखना कि ऐसी साउंड जो अपने आप में अपने अर्थ को भी रिप्रेजेंट करे, वो साउंड ही ऐसी हो कि हमें उसका अर्थ अपने आप पता लग जाए। और अगर अपन हिंदी दिमाग वाले लोग हैं, मैं इसको आप एक नेगेटिव कमेंट के रूप में मत लेना, क्योंकि हम सब हिंदी दिमाग वाले लोग हैं। तो हम लोगों के दिमाग में एक बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है हिस। हिस की आवाज जो है वो हम एसोसिएट करते हैं किससे? स्नेक से, सांप से। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं, द मोन ऑफ डॉग्स इन इनमेमोरियल एल्म्स, द मर्मरिंग ऑफ बीज, हिसिंग ऑफ स्नेक, है ना, हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, है ना, हाउलिंग ऑफ वॉल्व्स, है ना। और इसके अलावा हमिंग की आवाज जो अक्सर मशीनों के लिए भी यूज करते हैं, यहाँ पे शार्पनर के लिए यूज की जा रही है। The next figure of speech that we are going to have a look at is oxymoron. तो सबसे पहले याद रखना ये दो वर्ड से मिलकर बना है। The first one is oxy, which means active, and moron means lazy. तो अगर आप देखें मीनिंग की तरफ, तो ऑक्सी माने एक्टिव, मोरन माने लेजी। एक्टिव और लेजी क्या हो गया आपस में? ऑपोजिट हो गए। तो ऑक्सीमोरन भी यही होता है कि when you put together two contradictory words, okay, it is an example of oxymoron, okay. बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने इसमें, आप देख सकते हैं। वर्किंग वेकेशन, वेकेशन है तो वर्किंग कैसे होगा वो? एग्जैक्ट एस्टिमेट, इफ समथिंग इज एन एस्टिमेट, वो एग्जैक्ट कैसे होगी, है ना। डेफिनेट मे बी, प्रिटी अगली, टेरिबली प्लीज्ड, क्लियरली मिसअंडरस्टूड, न्यू क्लासिक, क्लासिक पुराना होता है तो न्यू कैसे हो गया, स्वीट सोरो, लिविंग डेड, स्मॉल क्राउड, बिजनेस एथिक्स। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में आपको, बट अगर अपन एटिमोलॉजी की बात करें, अगर अपन ओरिजिन की बात करें, तो बिजनेस का मतलब होता है जहां आप अपना फायदा देखना चाहते हैं, और एथिक्स वो होती है जहां पे आप अपना फायदा हो ना हो लेकिन किसी का नुकसान ना हो, ऐसा चाहते हैं, जो कि साथ साथ नहीं हो सकते। सॉफ्ट रॉक, अलोन टुगेदर, लीगली ड्रंक, नोबडी इज लीगली ड्रंक, ओके। साइलेंट, स्क्रीम, एक्ट नेचुरली, ये बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं अपन जब हम कहते हैं कि यार बहुत ही नेचुरल एक्टिंग की है इसने। इफ समथिंग is natural, it cannot be acting, and if something is acting, it cannot be natural, because natural का मतलब है कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो।
So these are the words: found missing, seriously joking, honest lawyer. These are all examples of oxymoron. Last वाला example जो है थोड़ा सा funny भी है. Honest lawyer हो भी सकते हैं, no doubt, but you know generally we don't uh, have a look at an honest lawyer. हिंदी में इसको बोलते हैं हम विरोधाभास. I think because हिंदी के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हाथ तक है. तो पैराडॉक्स जो है ये कंफ्यूजन पैदा करने वाली डिवाइसेस में से एक है, बिकॉज ज्यादातर लोग जो हैं वो ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस और पैराडॉक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. पहचानने की जहां तक बात आती है, एग्जांपल्स को पहचान कर ये बताने की जहां तक बात आती है कि पैराडॉक्स है या एंटीथेसिस है या ऑक्सीमोरॉन है. कुछ लोग है ना, सब लोग नहीं, आप तो इटालियन भी हैं वैसे. फिर भी अपन आज इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. तो पैराडॉक्स की डेफिनेशन की बात करें तो पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो दिखने में क्या लगता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है. सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होने का मतलब क्या है कि दिखने में लगता है कि ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल. जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि चाइल्ड जो है ही इज द फादर ऑफ मैन, है ना, बच्चा जो है वो बड़े आदमी का पिता है. तो अब दिखने में, सुनने में ये स्टेटमेंट जो है, अगर आप पहली बार सुनेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया. चाइल्ड जो है वो मैन का फादर नहीं होता है, मैन जो होता है वो चाइल्ड का फादर होता है. तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो एट फर्स्ट साइट सीम्स टू बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, बट व्हेन यू केयरफुली एनालाइज इट और व्हेन यू आर गिवन अ कॉन्टेक्स्ट टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आपको पता लगेगा कि उसका एक वैलिड मीनिंग होगा, है ना. मतलब ऐसी विरोधाभासी बातें जो दिखने में विरोधाभासी लगे लेकिन उनका एक वैलिड मीनिंग निकल आए. ये तो बात थी सिर्फ डेफिनेशन की. अब अगर अपन बात करें कि कैसे हम अंतर को क्लियर करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एंटीथेसिस जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैरेलल स्ट्रक्चर. पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब एक जैसी स्ट्रक्चर्स होंगी आमने सामने, उनमें विरोधाभास होगा लेकिन वो डीप नहीं होगा. उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, यहाँ पर आपको कोई ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई तो आपस में विरोधी बातें हैं. ये आपस में विरोधी बातें नहीं है, ये बस अपोजिट आइडियाज को साइड बाय साइड पैरेलली स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है ना. कि गलती करना मानवीय स्वभाव है, ठीक है, और माफ कर देना देवी है, ये भी ठीक है. तो मतलब ये इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मैं बोलूं कि डेथ दाउ शैल डाई, मृत्यु तुम मर जाओगी, तो इसमें ना तो कोई पैरेलल स्ट्रक्चर है जैसे कि एंटीथेसिस में होती है, और इसको समझना सरफेस लेवल पे पॉसिबल नहीं है. क्योंकि सरफेस लेवल पे अगर हम बोले कि मृत्यु तुम मर जाओगी, तो मृत्यु कैसे मरेगी भाई, मृत्यु तो मारती है. तो इसको समझने के लिए आपको जॉन डन की पोएम पढ़नी पड़ेगी, इसका नाम है डेथ नॉट बी प्राउड. उसमें बताता है हमें वो कि जब इंसान ये जान जाता है कि वो बॉडी नहीं है, बॉडी तो उसका एक घर है सिर्फ, जब वो जान जाता है कि वो बॉडी नहीं, वो सोल है, तो फिर वो ये भी जान जाता है कि बॉडी जो है वो खत्म होती है, सोल कभी मरती नहीं है. इसलिए उस समय डेथ क्या हो जाएगी, दाउ शैल डाई. तो मतलब हमने इसको एनालाइज किया, हमें कॉन्टेक्स्ट दी गई, तो हमें पता लग गया कि हाँ इसका एक वैलिड मीनिंग है. उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, बिल्कुल विरोधाभासी लग रहा है कि संभव ही नहीं है. लेकिन जब आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वर्ड्सवर्थ ये कहना चाह रहा है कि द हैबिट्स दैट वी फॉर्म इन चाइल्डहुड मेक अस हु वी आर टुडे, है ना. जो आदतें हम बचपन में पालते हैं वो आदतें हमें बनाती हैं वो जो आज हम हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो निर्माण है वो चाइल्डहुड में ही हो जाता है, और चाइल्ड ही है जो हमें बनाता है ना. तो इनडायरेक्टली मतलब, तो इसका मतलब हुआ कि बनाने वाला कौन होता है, क्रिएटर. क्रिएटर माने फादर. तो चाइल्ड क्या हुआ फिर, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, क्योंकि चाइल्डहुड में हमने जो किया, चाइल्डहुड में हमने जो हैबिट्स पाली, वो हैबिट्स हमें बनाती हैं जो आज हम हैं. तो ये पैराडॉक्स की बात थी. अब अगर अपन ऑक्सीमोरॉन की बात करें तो ऑक्सीमोरॉन को पहचानना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि ऑक्सीमोरॉन में दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, दो ऑपोजिट वर्ड यूं कहें, एक साथ दे रखे होते हैं. 99% केसेस में एक साथ दे रखे होते हैं, और कभी कभी उनके बीच में एक आधे वर्ड का एंड और बट नोर इस तरह के छोटे मोटे गैप जो है आ सकते हैं ना. आइस एंड फायर
ये भी जो है ऑक्सीमोरॉन का एक एग्जांपल है। तो ऑक्सीमोरॉन में क्या होगा, ऑक्सीमोरॉन में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका जो दो वर्ड्स हैं वो एक साथ आएंगे, कोई डीप वीप की बात नहीं होगी। एंटीथेसिस में पैरेलल स्ट्रक्चर्स होंगी और पैराडॉक्स में पैरेलल स्ट्रक्चर होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन नेसेसरी क्या है कि सरफेस में जो आपको ऑपोजिट लग रहा है वो एक्चुअली वैलिड मीनिंग रखेगा जब उसको आप एनालाइज करोगे। नाउ अगर अपन एग्जांपल्स को देखें आगे, तो अपन स्पेंसर का एग्जांपल देखते हैं आइस एंड फायर का। उसमें याद रखिएगा ये सारे एग्जांपल्स में इनमें एक एक लाइन में एक एक वर्ड में पैराडॉक्स नहीं है, जहां पे पैराडॉक्स में है मैं आपको बता दूंगा। तो what more miraculous things may be told that fire which all things melts should harden ice। तो फायर आइस को हार्डन कर रही है, और आइस which is congealed with senseless cold should kindle fire by wonderful device। और जो आइस है वो फायर को बढ़ा रही है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, एक तरह से विरोधाभास हो गया। ऐसा होता नहीं है कि आग जो है वो बर्फ को कठोर करे और बर्फ जो है वो आग को और ज्यादा बढ़ाए, है ना, ऐसा होता नहीं है। बट जब हम पॉइंट को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि स्पेंसर क्या कहना चाह रहा है। स्पेंसर कहना चाह रहा है कि जो फायर है यानी कि इमोशंस है पोएट के, वो उनके सामने जो उसकी जो बिलवड है वो एकदम आइस की तरह इमोशनलेस है, और जितना ज्यादा वो इमोशन रखता है उतनी ही ज्यादा वो इमोशनलेस है, और जितनी ज्यादा वो इमोशनलेस होती जा रही है उतनी ज्यादा उसके इमोशंस बढ़ रहे हैं, है ना। तो मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल है अगर अपन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज करेंगे। अगला एग्जांपल जो है मैंने आपको दिया था, डेथ बी नॉट प्राउड पोएम से है ना। उसमें ये लिखा हुआ है कि डेथ दाउ शैल डाई, तुम मर जाओगी। और साइलेंस ऑफ व्हेन टू स्पीक ट्रूली, तो अपैरेंटली ये पैराडॉक्स रन्स इन माय ईयर। साइलेंस जो है वो उसके कानों में बज रही है, साइलेंस किसी के कानों में बज नहीं सकती है बट बज रही है। और ना यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर है कोई, ना यहाँ पे वर्ड्स चिपके हुए हैं कि ऑक्सीमोरॉन बोला जा सके, है ना। आई dwell in a lonely house, I know that vanished many a summer ago। एक घर जो कई समर पहले वैनिश हो गया था उसमें मैं रहता हूँ। जो वैनिश हो गया उसमें आप कैसे रह सकते हो, बट मे बी वो ये कहना चाह रहा है कि इस घर में जो लोग थे, जब ये हाउस नहीं था, जब ये होम था, तब ये घर था, अब तो ये सिर्फ दीवारें हैं, ईंट पत्थर है और मैं यहाँ रहता हूँ। तो इस तरह से, और ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स में से एक है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ की पोएम से है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आप पैराडॉक्स को समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको मानवीकरण। यस, मानवीकरण। और मानवीकरण का मतलब ये है व्हेन यू गिव द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, है ना, टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब आप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ह्यूमन क्वालिटीज प्रदान कर दो, तो क्या होता है वो पर्सोनिफिकेशन। इसमें एक बात लिखी हुई है कि याद रखना, वो नॉन लिविंग थिंग्स या वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप उनको पुकार रहे हो, है ना, ए लोनलीनेस, ए स्टार्स, तो वो फिर पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, वो अपोस्ट्रोफी हो जाएगा, जैसा कि ओड्स में होता है, अपन ने पढ़ा था। तो पर्सोनिफिकेशन इज कंपैरेटिवली इजी। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार जो है वो डांस कर रहे थे प्लेफुली, तो स्टार डांस नहीं कर सकते। एक चीज और याद रखिएगा आप कि इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को वो काम करते हुए बताएंगे विच आर जनरली परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ओके, डांस करना ह्यूमन बीइंग्स का काम है, स्टार कर रहे हैं। रन डाउन हाउस अपीयर्ड डिप्रेस्ड, घर डिप्रेस लग रहा है। डिप्रेस कौन लगता है? इंसान। द फर्स्ट स्टेज ऑफ मॉर्निंग टिपटो, टिपटो कौन करता है? इंसान करते हैं ना, कदम चहलकदमी है ना, तो इंसान करते हैं। अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट हर डोर, कितना कॉमनली यूज करते हैं अपन इसको। तो अपॉर्चुनिटी डोर पे नॉक कर रही थी, मतलब नॉक कौन करता है? इंसान कर सकता है ना, ईंट भाटे पत्थर तो नॉक नहीं कर सकते हैं अपने आप। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई किया गया है ना। He did not realize that his last chance was walking out the door। चांस जो है वो दरवाजे से बाहर जा रहा था, तो मतलब चांस को भी क्या किया गया? पर्सोनिफाई किया गया। The bees played hide and seek with the flowers as they buzzed from one to another। मधुमक्खियां जो हैं वो फूलों से लुका छुपी खेल रही थी। यहाँ पर भी क्या किया गया? पर्सोनिफाई किया गया है, बीज को भी और फ्लावर्स को भी, दोनों को, है ना। द विंड हाउल्ड, हवा जो है वो गुर्रा रही थी भेड़िए की तरह। The snow swaddled the earth like a mother would her infant child, है ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कंबल या चादर उड़ाती है, वैसे स्नो ने अर्थ को कर रखा था। हालांकि आपको सिमिली भी लगेगी, ऑब्वियसली सिमिली है भी,
लेकिन याद रखना, मैंने आपको पहले बताया भी था कहीं किसी वीडियो में कि सिम्बली बहुत ही कॉमन डिवाइस है। अगर आपको किसी ऐसे सेंटेंस में जहां सिम्बली भी हो और पैराडॉक्स भी हो, सिम्बली भी हो और मेटाफोर भी हो, तो अगर आपको चूज करने को कहा जाए तो ऐसा होगा नहीं कि ऑप्शन में दोनों दे रखे हों, लेकिन अगर ऐसा हो जाए पर चांस, तो आपको वो फिगर ऑफ स्पीच चुनना है जो लेस कॉमन होता है। जैसे अलिट्रेशन है, अलिट्रेशन तो आप नाना करते करते भी कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लोगे, इसलिए उसको स्किप करके दूसरा अगर आपको कोई दिख रहा है तो उसको चुनना पहले चाहिए। ये रूल्स जो है, ऐसी बातें किताबों में लिखी नहीं होती हैं, बट इट इज अप टू आवर कॉमन सेंस कि हम कैसे इनको हैंडल करते हैं। तो ये बात थी आपके पर्सोनिफिकेशन की। कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं जिनको आप देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके। इस सब एग्जांपल्स को बोलना कंपलसरी नहीं होता। हाँ, एक और चीज कि आपको लगता है कभी भी आपको कोई एग्जांपल समझ नहीं आया या कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई, यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो एंड आस्क मी डायरेक्टली, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और मैंने कभी कहा नहीं है आज तक, इसको शेयर करें प्लीज, और सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री मटेरियल पहुंच सके, एंड आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। पन को हिंदी में बोलते हैं श्लेष। जहां पर एक शब्द के एक से अधिक मीनिंग निकलते हैं वहां पर क्या होता है, पन होता है। और ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया कि पन का मीनिंग क्या होता है। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें यहाँ पर अंग्रेजी में, कि जो पन है उसको पैरानोमेसिया भी बोलते हैं। तो याद रखना, पैरानोमेसिया भी इसका एक नाम है। इट इज अ काइंड ऑफ वर्ड प्ले वेयर वन वर्ड सजेस्ट्स टू और मोर मीनिंग्स। जहां पर एक शब्द के एक से अधिक मीनिंग हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अपने हिंदी में भी सुना होगा, करक करकते सोगुनी मातृता अधिकारी टाइप्स, है ना। नाउ अगर अपन बात करें अंग्रेजी में एग्जांपल्स की, तो आई वांटेड टू बी अ स्टेनोग्राफर बट दे टोल्ड मी दैट दे आर नॉट शॉर्ट हैंडेड एट द मोमेंट। इसको अगर आप समझ लेंगे तो काफी हद तक जो है मामला आपका क्लियर हो जाएगा। मैं एक स्टेनोग्राफर बनना चाहता था, मीनिंग मैं किसी फर्म में या किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहता था, बट उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा, कि दे आर नॉट शॉर्ट हैंडेड एट द मोमेंट। अब इसका एक मतलब तो जो है शॉर्ट हैंड करने से संबंधित है। मतलब स्टेनोग्राफर जो होते हैं उनका काम क्या होता है, शॉर्ट हैंड करना, मतलब शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में जो है चीजों को लिखना। तो दे आर नॉट शॉर्ट हैंड मतलब कि उनकी कंपनी में शॉर्ट हैंड का काम होता ही नहीं है, मतलब उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक तो मीनिंग इसका ये हो गया। दूसरा मीनिंग ये हो गया कि दे आर नॉट शॉर्ट हैंडेड मतलब उनके पास कमी नहीं है अभी, मतलब उनके यहाँ काम होता तो है परंतु उनके यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड करने वाले हैं स्टेनोग्राफर्स हैं उनकी कमी नहीं है। तो दोनों मीनिंग इसके हो सकते हैं। अगला देखिए, आई यूज्ड टू बी अ बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन द वर्क। नाउ इसके भी दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग जो है, अपन अगर बात करें, रुचि की बात करें, तो पहले मैं बैंकर हुआ करता था, बैंक में काम करने वाला, परंतु मेरा काम से जो है इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया, तो मतलब अब मैं नहीं रहा। बट इसका एक मीनिंग और भी हो सकता है कि बिकॉज बैंकर्स जो होते हैं, जो यहाँ पर अपन मीनिंग दे सकते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले होते हैं उनको भी बोल सकते हैं। तो इस व्यक्ति को ही माइट हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ब्याज, है ना, मतलब नुकसान लग गया इसको, तो इसलिए इसने काम करना छोड़ दिया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट के दो मीनिंग कौन कौन से होंगे, एक तो रुचि वाला इंटरेस्ट और दूसरा ब्याज वाला इंटरेस्ट। और ऊपर शॉर्ट हैंड के दो मीनिंग कौन कौन से होंगे, एक तो शॉर्ट हैंड करने की प्रक्रिया और एक शॉर्ट हैंड का मतलब कमी होना सॉरी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पन में एक शब्द की एक से अधिक मीनिंग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है, आई होप दैट आई won't need to explain it as much as I have explained other terms, because सिमली जो है वो काफी पॉपुलर और काफी कॉमन बोल सकते हैं अपन, कॉमन टर्म्स में से एक है। और इट इज वेरी, आई कैन से इट इज कंपैरेटिवली इजी टू guess or know by having a look at a sentence, because simply जो है it is a kind of comparison, okay, of two things by employing words like, the first one is like and second is as। जहां पर like और as का प्रयोग करते हुए हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। और याद रखना, ये जो कंपैरिजन है वो डायरेक्ट कंपैरिजन है,
देखो यहाँ पर सीधा सीधा कंपेयर किया जा रहा है लाइक और एज। मेटाफोर में भी एक तरह की कंपैरिजन होती है, पर वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होती है, बिकॉज उसमें लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज नहीं होता है। अच्छा, एक और बात जो आपको याद रखनी है सिमिली में, है तो बहुत ही कॉमन ही, बट समटाइम्स वी ओवरलुक कॉमन थिंग्स। नाउ जिन दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, वो दो चीजें जो हैं उनकी कोई ना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक तो डेफिनेटली मिलती होगी, तभी कंपैरिजन की जाएगी, परंतु नेचर बाय नेचर दो चीजें जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि लता मंगेशकर जो है वो सिंगर है, अलका याग्निक भी सिंगर है, मैं कहूँ कि अलका याग्निक लता मंगेशकर जैसा गाती हैं, तो इट विल नॉट बी ए सिमिली, बिकॉज दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लता मंगेशकर और अलका याग्निक, वो दोनों सेम नेचर के हैं, मतलब मीन्स ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। बट इफ आई से शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल और अलका याग्निक और लता मंगेशकर सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, तो यहाँ पर एक सिमिली होगी, बिकॉज दो जो ऑब्जेक्ट्स जिनकी कंपैरिजन हो रही है वो नेचर में सेम नहीं है, मतलब बेसिकली वो एक प्रजाति से नहीं है। तो एग्जांपल्स जो सिमिली के हैं बहुत सारे दे रखे हैं, लाफ लाइक हाइना, as agile as a monkey, as alike as two peas in a pod, as bald as a coot। अब तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आप इनको पोज करके देख सकते हैं, और जहां तक मैं समझता हूँ, चाहे आप आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे रीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग में भी आप में होगी शायद कि आप सिमिली को तो कम से कम समझ सकते हैं। लाइक और एज का प्रयोग आएगा और हम कंपैरिजन करेंगे दो ऐसे डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनमें कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, मिलती होगी, है ना। जैसे आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें एग्जांपल दिया है। तो हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे किसकी, सॉलिडक्वी की। इसको सोलिलैक्वी बोलते हैं। सॉलिडक्वी जो है एक तरह से एक ऐसी स्पीच है जहां पर जो स्पीकर है वो अलोन होता है, जिसको सोलस वर्ड से लिया गया है, सॉलिडक्वी बना है इससे, या फिर उसको लगता है कि वो अकेला है। याद रखना, दोनों बातों में से कोई भी एक हो सकती है, या तो वो वास्तव में अकेला हो और या उसे लगता हो कि वो अकेला है ना। और इसका जो पर्पस है वो क्या होता है, ऑडियंस को इस बात से इंट्रोड्यूस करवाना कि उसके दिमाग में, स्पीकर के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है ना। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, द वर्ल्ड इज रूल गवर्न्ड बाय माइंड, और माइंड की जो डूइंग्स हैं उनको समझना कभी कभी सबके बस की बात नहीं होती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि हम जो बात किसी दूसरे कैरेक्टर से शेयर नहीं कर सकते, तो हम अपने आप से ही शेयर करते हैं फिर वो, और इनफैक्ट इतना ड्रामेटिकली तो नहीं, बट हम भी कई बार अपने आप से बातें करते हैं, है ना। हालांकि फिल्मों में या नाटकों में वो बातें बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होती हैं, बिकॉज अ राइटर और अ डायरेक्टर हैज टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द character, of that particular character. So soliloquy is a speech which is given by a speaker when he is alone or he thinks that he is alone, to introduce or to inform the audience of what is going on in the mind of that speaker. तो यहाँ पर हैमलेट की फेमस soliloquy है, बहुत ही फेमस soliloquy है, to be or not to be, है ना। बहुत ही फेमस एग्जांपल है soliloquy का। और इसी के साथ इसी के अलावा ब्राउनिंग की भी soliloquy ऑफ द स्पेनिश क्लॉइस्टर जो है, एक पूरी पोइम है, वो भी एक अच्छा एग्जांपल है किसका, soliloquy का एग्जांपल है। हालांकि आप जानते हैं कि ब्राउनिंग जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाना जाता है। अभी एक क्वेश्चन दिमाग में बन जाना चाहिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग और soliloquy में अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो तो यही है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में पढ़ने वाला, सुनने वाला जो है, या उस नाटक को देखने वाला जो है, ही नोज कि सामने कोई कैरेक्टर है जिसको ये बात सुनाई जा रही है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में वो जो लिसनर है, वो जो पैसिव लिसनर है, उसकी जो है प्रेजेंस होती है, परंतु soliloquy में ऐसा नहीं होता है कि कोई लिसनर हो, और कम से कम बोलने वाले को तो नहीं पता होता कि वास्तव में वहां पर उसको कोई लिसनर है या नहीं है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ soliloquy एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारी जो टर्म है आज की वो हम पढ़ने वाले हैं, वो है सिनकडकी। तो सिनकडकी जो है मेटोनिमी जो है उससे मिलती जुलती टर्म है, उससे यूं कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जुड़ी हुई टर्म है। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि मेटोनिमी में क्या किया था हमने। मेटोनिमी में हमने
एक ऐसे वर्ड को यूज किया था किसी दूसरे वर्ड को या किसी दूसरे आइडिया को डिनोट करने के लिए जिससे वो एसोसिएटेड हो, है ना। जैसे व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट के लिए यूज किया था हमने, है ना। पेन हमने यूज किया था किसके लिए, राइटिंग के लिए यूज किया था। सॉर्ड यूज की थी हमने किसके लिए, फाइटिंग स्किल्स के लिए यूज की थी या फाइटर्स के लिए यूज की थी, है ना। तो हम क्या हमने क्या किया था, एसोसिएटेड चीजों को यूज किया था, है ना। क्राउन हमने यूज किया था किसके लिए, किंग के लिए यूज किया था। यहां पर क्या करने वाले हैं हम, यहां पे हम किसी होल को, किसी संपूर्ण चीज को, किसी संपूर्ण ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके किसी एक पार्ट का यूज करते हैं। दोबारा समझिएगा, किसी चीज, किसी होल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके किसी एक पार्ट का यूज करते हैं या डोमिनेंट पार्ट का यूज करते हैं जो उस काम के लिए यूज किया जाता हो। उदाहरण के लिए लैंड मी योर ईयर्स, हम जब किसी को ये बोलेंगे तो कोई हमें अपने कान उतार कर नहीं देगा कि भाई तू कान मांग रहा है, ये ले मेरा कान ले ले। नो, वी आर नॉट आस्किंग फॉर हिज ईयर्स पर्टिकुलरली, वी आर आस्किंग फॉर हिज अटेंशन और हर अटेंशन, है ना। तो हमें व्यक्ति तो पूरा ही चाहिए, क्योंकि पूरा व्यक्ति जो है उसका दिमाग जो है जब हमारी तरफ ध्यान देगा तभी हम उसको कोई बात बता पाएंगे, खाली कान देने से नहीं। तो हम ईयर्स यूज कर रहे हैं पूरी अटेंशन के लिए। ऑल आईज आर वॉचिंग यू, अब खाली आईज को बाहर निकाल के रख दिया जाए तो आपको नहीं देख रही होंगी वो आईज, तब तक आपको देख पाएंगे जब वो आईज किसी के अंदर लगी हुई हो, किसी इंसान के अंदर हो। तो हम यहाँ पर आईज यूज कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अ फेस ब्यूटीफुल इनफ टू किल, ये इतना कॉमन लगता है कि हमें लगता है कि इसमें सिनेटोकी है ही नहीं, ऐसा लगता है हमें कि हम फेस की बात ही कर रहे हैं। बट हम जब फेस की बात कर रहे हैं तो हम पूरे उस इंसान की बात कर रहे हैं, है ना। कॉलिंग वर्कर्स, हम वर्कर्स को क्या बोलते हैं अगर हैंड्स बोल दें, क्योंकि वो हाथों से काम करते हैं हमने। तो मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, ऑल हैंड्स ऑन डेक, ये सारे एग्जांपल जो है दोनों, इनमें हैंड्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज हो रहे हैं, है ना। मतलब जो इंसान काम करने वाले हैं। अगर हम स्पेक्टिकल्स के लिए ग्लास देखिए, ग्लासेस भी हमें सिनेटोकी नहीं लगता है बिकॉज हम काफी कॉमनली यूज करते हैं ग्लासेस, परंतु ग्लासेस जो हैं वो स्पेक्टिकल्स का एक पार्ट ही तो होते हैं, है ना। दो ग्लासेस लगे होते हैं तो वो पार्ट है, तो हम स्पेक्टिकल्स को पूरे को क्या बोल लेते हैं, ग्लासेस बोल लेते हैं। और कुछ चीजों में पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सोर्ड को बहुत बार स्टील बोला जाता है ना, तो क्योंकि स्टील से बनी है वो। टिन जो किसी टिन से बना हुआ, टिन धातु होती है, उससे बने कंटेनर को अगर हम सिर्फ टिन बोल दें तो भी वो क्या होगा, सिनेटोकी का एग्जांपल होगा। क्रिकेट बैट विलो से बना होता है, लकड़ी से बना होता है, उसको अगर अपन क्या बोल दें, विलो ही बोल दें, ही हैज अ वेरी नाइस विलो बैट के लिए, तो क्या होगा, सिनेटोकी होगा। पिग स्किन अमेरिकन और कैनेडियन फुटबॉल के लिए पिग स्किन से बनी होती है। वुड जो है गोल्फ में जो क्लब्स यूज होते हैं, लकड़ियां जो डंडे से होते हैं ना, जो जिनसे बॉल को मारा जाता है, उसको अगर आप सिर्फ वुड बोल दो तो भी वो क्या होगा, सिनेटोकी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन अगर ये एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए, प्लास्टिक, है ना। तो प्लास्टिक जो है हम कई बार प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं, लेकिन कई बार खाली प्लास्टिक भी बोलते हैं। तो प्लास्टिक अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, सिनेटोकी का एग्जांपल होगा, बिकॉज इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ओके, सो ये बात थी किसकी, आपकी सिनेटोकी की बात थी। और सिनेटोकी और मेटोनिमी में अंतर को बहुत ही समझते हुए और दिमाग में रखते हुए चलना, क्योंकि मेटोनिमी और सिनेटोकी, आई डोंट नो व्हाई, बट पीपल ऑफन कंफ्यूज दीज टू फिगर्स ऑफ स्पीच। तो मैं आपको बता दिया, मेटोनिमी में एसोसिएटेड चीज का यूज होता है जो उससे जुड़ी हुई है ना। तो मैं और एग्जांपल अगर आपको दूं तो व्हाइट हाउस जो है वो राष्ट्रपति का शरीर का हिस्सा नहीं है, वो उससे जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। इसी तरह से पेन जो है वो राइटिंग का हिस्सा नहीं है, राइटिंग तो राइटिंग होती है ना, बट उससे जुड़ा हुआ है ना। तो ये जुड़ी हुई चीजें जो जब आएंगी तो मेटोनिमी होगी, लेकिन जब किसी चीज का पार्ट, फिजिकल पार्ट जो है वो यूज कर ले अपन पूरी चीज के लिए, तो वो सिनेटोकी होगी। थैंक यू।